जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 24 पढ़ने के लिए आए हैं। सो वी आर इनटू फिफ्थ यूनिट एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड दिस विच इज बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस एंड द बिजनेस प्लान एज एन एंटरप्रेन्योरियल टूल। ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि ये बिजनेस प्लान की प्रोसेस में क्या किस सीक्वेंस में लिखा जाता है और व्हाट इज द एक्चुअल सीक्वेंस वेयरइन यू नीड टू प्रेजेंट अ बिजनेस प्लान विच कैन वेरी फ्रॉम ऑथर टू ऑथर। देयर इज नो फिक्स रूल। ये भी किसी ने बनाया है, इसको बदला भी जा सकता है, बट देन वी आर फॉलोइंग दिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। व्हाट आर द एक्चुअल एलिमेंट्स इन द बिजनेस प्लान, व्हाट इज रिक्वायर्ड, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख रहे हैं। तो लेट अस गेट अहेड एंड सी द एलिमेंट्स। सो बिजनेस प्लान एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो क्या क्या चीजें मिलके बिजनेस प्लान बनाती है। बिजनेस प्लान कोई अलग चीज तो है नहीं। बिजनेस प्लान कुछ कलेक्टिव चीजों से मिलके बना है। तो वो कौन सी चीजें हैं, क्या क्या सीक्वेंस है या फिर क्या क्या उसमें होना चाहिए, जिसको हम कंबाइनली बोलेंगे कि ये बिजनेस प्लान। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी इंपॉर्टेंट है। ये एक कंसाइज व्यू है पूरे के पूरे बिजनेस प्लान का। बिजनेस प्लान में ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, जिसमें कि आपने एक स्नैपशॉट बोल दिया आपने पूरे वेंचर का, पूरे आपका जो भी आपका बिजनेस आइडिया प्लान कैसा करने वाले हैं, कैसा आगे तक बिजनेस होगा, आपका विजन मिशन क्या है, इनको और हाई ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट करते हुए अल्टीमेटली आप क्या अचीव करना चाहते हैं, वो आप एग्जीक्यूटिव समरी में लिखते हैं। यूजुअली एग्जीक्यूटिव समरी लिखी लास्ट में जाती है, लेकिन सीक्वेंस में लगाई पहले जाती है। लिखी लास्ट में जाती है का मतलब जब आप बाकी सब चीजें लिख चुके हो तभी आप उसको समराइज कर पाएंगे। आप स्टार्टिंग में समराइज नहीं कर सकते। समरी तब की जाती है जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में समरी होती है लास्ट में। जब सारा डिस्कशन खत्म हो चुका है उसके बाद फिर समराइज किया जा सकता है। तो वैसे ही जब बाकी के सारे एलिमेंट्स आप लिख चुके हैं तो फिर आप उसको समराइज कर सकते हैं। सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव समरी में ये होता है, जो कि बहुत सोच के और ध्यान से लिखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी ही रीड कर पाते। देर इज नो अदर थिंग कि वो कुछ और रीड कर पाएंगे। देयर आर मेनी बिजनेस प्रपोजल्स प्लान्स विच आर सेंट टू देम। पीपल ट्राई टू रीच आउट थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू emails and through other various sources they try to reach out। तो उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है, इसके अलावा उनका खुद का काम भी होता है। तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग कि वो सब कुछ पढ़ सके। तो दे ट्राई टू रीड द एग्जीक्यूटिव समरी। इफ दैट इज इंटरेस्टिंग, इफ दैट साउंड्स गुड, देन ओनली दे आर गोइंग टू सी द रिमेनिंग बिजनेस प्लान। सो जैसा रिज्यूम देख के होता है कि आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिज्यूम देखा, सीवी देखा, बायोडेटा देखा, और वो देख के अब आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हो या नहीं, वो दैट डिपेंड्स। So that is what is executive summary. Okay. So now see, now there comes company description। तो कंपनी डिस्क्रिप्शन मतलब जो कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड, उसका लीगल स्ट्रक्चर, लोकेशन, हिस्ट्री, वैल्यूज वगैरह, मिशन, विजन, ये आपने छोटा सा ब्रीफ में यहाँ पे दिया था। एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखा हो या ना लिखा हो उसको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। यहाँ पे आप वो स्टेटमेंट्स वगैरह देंगे कि एग्जैक्टली आपकी बिजनेस की वैल्यूज क्या है। तो कंपनी के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं दैट विल कम अंडर कंपनी डिस्क्रिप्शन। ओके। नाउ सी व्हाट इज मार्केट एनालिसिस। सो थर्ड थिंग विच विल कम इन द बिजनेस प्लान, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि बिजनेस प्लान में मार्केट एनालिसिस की इसलिए जरूरत पड़ती है कि जो इंसान आपके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने वाला है वो जानना चाहेगा कि आप किसको टारगेट कर। वो जानना चाहेगा कि आपके कस्टमर जिनको आप टारगेट कर रहे हैं वो उतना पैसा, उतना जो आप प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस रख रहे हो उतना पैसा देने के लिए कैपेबल है या नहीं है। मार्केट में ट्रेंड क्या है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नापसंद कर रहे हैं, ये सब चीजें वो मार्केट एनालिसिस में आपको बताए। ओके। तो मार्केट एनालिसिस में आपको ये बताना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब ये जो भी हम करेंगे ना, इसके टूल्स होंगे, इसके हर चीज के टूल होंगे। जैसे आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए कोई टूल अप्लाई करोगे। आपको रिसर्च करना है कस्टमर डेमोग्राफिक्स या ट्रेंड्स के बारे में, तो करने के लिए कुछ आप रूल करोगे, वो आप करोगे। लेकिन ये आपको वहां पे प्रेजेंट करना है मार्केट एनालिसिस टैब के अंदर, जहाँ पे कि वो मार्केट के बारे में जान जाए।
क्योंकि अभी देखो, अब आपको लगता है कि आ, हर किसी को सभी मार्केट्स के बारे में पूरी नॉलेज होती है, ये बात गलत है। इन्वेस्टर्स को सब कुछ नहीं पता होता। वो उनके पास भी जानने का सोर्स होता है न्यूज़ मीडिया। उनके अपने उस फील्ड में यदि उन्होंने काम किया है तो उनके अपने एक्सपीरियंसेस, उनकी जो कंपनीज हैं जहाँ पे वो मिलते हैं, उनके अप्स एंड डाउन्स, उनकी केस स्टडीज, इन्हीं से उनको मार्केट के बारे में पता लगता है। मार्केट के बारे में जानने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जिस मार्केट में आप काम करना चाहते हैं, उस मार्केट के बारे में सबको आपसे बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप जो बताएंगे, दैट विल बी द सोर्स ऑफ नॉलेज। और जो भी आप बताएंगे उसका रेफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका कोई ना कोई रेफरेंस आपको लिखना है, आपको बताना है कि ये इंफॉर्मेशन यदि आपने दी है तो उसका सोर्स क्या है। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन मार्केट एनालिसिस। नाउ वी कम अहेड विथ प्रोडक्ट आइडिया एंड डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट आइडिया एंड डिस्क्रिप्शन मतलब अब मार्केट के बारे में बता दिया। अब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में डिटेल्स दो। उसकी यूनिकनेस, उसका वैल्यू, क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं, कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। मोबाइल है तो मोबाइल में क्या नए एप्लीकेशंस हैं, क्या एग्जैक्टली आप क्या हेल्प करेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे, क्या सॉल्यूशन देंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट कम्स अंडर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आइडिया। एग्जीक्यूटिव समरी के बाद यदि मेरे ख्याल से मैं कुछ स्पेशली पढ़ना चाहूंगा तो मैं शायद यही पढ़ना चाहूँ। मैं ये इसलिए पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, और किस तरीके से आपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिसाइड किया। उसके बेसिस पे मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे देने कि नहीं देने वो डिसाइड करूँ। देन इट इज क्लियर प्रोडक्ट एंड आइडिया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जहां पे भी डाउट हो आप पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में। बोलते बोलते थोड़ा तेजी से बोल देता हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर वो बोरिंग होने लगता है। देन द फिफ्थ स्टेप इज स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे? आपकी मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस। अब देखो, आप ये किसके लिए बना रहे हो ये भूलना मत। बिजनेस प्लान किसके लिए बना रहे हो? सबसे पहले आप खुद की क्लैरिटी के लिए बना रहे हो कि आप क्या करने वाले हो, उससे क्या होने वाला है। दूसरी चीज, आप स्टेक होल्डर्स को, एम्प्लॉयज को जिनको आप हायर करोगे उनको बताने के लिए, क्योंकि आपका नया वेंचर है, आप एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने नया स्टार्टअप शुरू किया है, आपके बिजनेस के बारे में लोगों को भरोसा कैसे होगा कि हाँ, मैं ये वाला काम इसमें सपोर्ट करना चाहूंगा। तो आप अपने लिए लिख रहे हो, स्टेक होल्डर्स के लिए लिख रहे हो, और लास्टली आप लिख रहे हो इन्वेस्टर्स के लिए। तो उनको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, जिससे उनको भरोसा होगा कि हाँ, इस तरीके से होना है तो चलो हो सकता है। तो आपका बिजनेस है, आपका आइडिया है, आपका स्टार्टअप है, आपके दिमाग में जिस तरीके से क्लियर है वैसा सबके दिमाग में तो नहीं है। उनको आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप उस बारे में क्या सोचते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो इंक्लूड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान विद टाइमलाइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो स्ट्रेटेजी जो भी होती है वो टाइमली होती है, कि आपको ये करना है, इस समय के अंदर करना है। समय बदल जाएगा, टाइम निकल जाएगा तो स्ट्रेटेजी बदल जाएगी, साल बदल जाएगा, रिक्वायरमेंट्स बदल जाएगी, नीड बदल जाएगी, पुराना बिजनेस प्लान शायद अभी उतना रिलेवेंट ना हो। कुछ बिजनेस प्लान ऐसे होते हैं जो बने पहले थे लेकिन रिलेवेंट शायद 10 साल बाद। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मूवीज ऐसी बनी है जो शायद ऐसा बताते हैं कि वो टाइम से पहले बन गई, मतलब यदि वो बाद में बनती तो शायद वो ज्यादा कमा सकती थी। तो दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट, कि टाइमलीनेस भी देखना होता है कि आप कब क्या सेल कर रहे हो और आपका एक्चुअली बिजनेस है क्या, वो आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। तो दैट कम्स अंडर स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन इट्स अ सिंपल थिंग, मैनेजमेंट टीम। तो आपको अपने टीम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करना है, आपको उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है, क्वालिफिकेशंस बताने हैं, कौन क्या कर रहा है, आपकी कंपनी में कौन क्या रोल प्ले करेगा, क्या काम करेगा, ताकि वो जो पैसे देने वाले हैं वो जज कर सकें कि आपकी कैपेसिटी क्या है, और अल्टीमेटली आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए। सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस मैनेजमेंट टीम। देन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा आ कहाँ से रहा है, कमाया कैसे जाएगा, रेवेन्यू, खर्च कितने होने वाले हैं, पैसा आता जाता रहेगा, कैश फ्लो बना रहेगा, आपका ब्रेक इवन कितने पे मिलने वाला है, कितने यूनिट की सेल पे आपका ब्रेक इवन मीट होगा, और कितने ईयर्स में या कितने मंथ्स में या कितने डेज में जो भी है आपका ब्रेक इवन मीट होगा। कितने यूनिट आप सेल करेंगे, कितने ईयर में ब्रेक इवन, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस, ब्रेक इवन।
ये जानना चाहेंगे। ये क्यों जानना चाहेंगे? आपने कहा चलो मेरा बिजनेस तो है, मैं खर्चा अभी कर रहा हूँ, पर मेरा प्रॉफिट होना शुरू होगा 10 साल के बाद। दैट मीन्स 10 साल तक आप लॉस बियर करेंगे, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो वो वाली जो सिचुएशन है वो 10 साल बाद आएगी। तो शायद इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो या ना, तो उनको ये बताना जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 साल में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो आप अपने मन से ही 1 ईयर बता दो। वो लोग भी जो आपका बिजनेस प्लान चेक करते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो आप जो लिख के देंगे उसी पे ट्रस्ट कर लेंगे। बट अपनी तरफ से एक रियलिस्टिक फिगर जो आपको लग रही है आप अचीव कर सकते हो, वो आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में बना के देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क असेसमेंट। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सोचने की बात है कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ उसमें क्या रिस्क है ये मैं जानता हूँ। यदि मैं उस रिस्क के कुछ हिस्से को लिख के बता देता हूँ, और मैं ये बता देता हूँ कि ये कुछ होने की पॉसिबिलिटी है, और यदि ऐसा हुआ तो मैं उस कंडीशन में ये करूंगा, ये यदि मैं अपना कंटिजेंसी प्लान बना के प्रेजेंट कर देता हूँ, तो जो इन्वेस्टर है उनका सोचने का दायरा, उनकी बाउंड्री लिमिटेड हो जाती है। यदि आप उनको नहीं बताते कि रिस्क क्या है, तो उनके लिए पूरा खुला आसमान है, वो कुछ भी सोच सकते हैं कि रिस्क क्या होगी। वो उनके दिमाग पे डिपेंड करे। लेकिन यदि आपने लिख दिया, तो उससे ये बेनिफिट होगा कि उनको पता है कि आप ये मान के नहीं चल रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है और सक्सेस का ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाने वाला है। आप ये ऑप्टिमिस्ट, ओवर ऑप्टिमिस्ट या डे ड्रीमिंग करके नहीं चल रहे हैं कि मेरा बिजनेस है तो सक्सेसफुल हो गई। आप मान के चल रहे हो कि कुछ रिस्क है, और जो भी रिस्क है वो आप बता भी रहे हो, और उसका क्या प्लान ऑफ एक्शन है वो भी आप बता रहे हो। तो अल्टीमेटली चैलेंजेस को टैकल कैसे करेंगे ये आप बता रहे हो। ये चीज अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स, कि आपने रिस्क को असेस किया है और आप उस पे प्लान ऑफ एक्शन बना के रेडी हो कि यदि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। अब एग्जैक्टली exactly वैसा होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स। लेकिन कम से कम आपने अपनी तरफ से अपना प्लानिंग करके रखा है। देयर कुड बी सर्टन थिंग्स जो कि, फॉर एग्जांपल, आपने यदि ये नहीं लिखा, अपने पूरे के पूरे बिजनेस प्लान में रिस्क असेसमेंट नहीं लिखा, तो अब उसको तो अपना दिमाग है, फिर वो सोचेगा, उसको लगेगा अरे यार इतनी बड़ी रिस्क है, तो फिर मैं पैसा नहीं लगाता। पर वो रिस्क वहां पे लिखी हुई यदि दिख जाए, और उसके सामने उसका एक्शन प्लान की यदि ये हुआ तो हम क्या करेंगे, आपको भी पता होना चाहिए। बिजनेस प्लान आप खुद के लिए भी लिख रहे हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि यदि ऐसी सिचुएशन हो गई तो आप क्या करोगे। और वो आपने थोड़ा लिख भी दिया, सारा कुछ तो नहीं लिखेंगे बट लेकिन आपने पार्शियली लिख दिया, तो उनका ट्रस्ट इस चीज पे बढ़ जाता है। उनको पता चलता है कि हाँ, जिसको पैसा दे रहे हैं, जिस पे पैसा लगा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ का अंडरस्टैंडिंग है, वो आंख पे पट्टी बांध के नहीं चल रहा। So that is why this is one of the most important aspect of any business plan. Risk assessment, financial projections important है, product idea and description, ये बहुत important चीजें हैं जो कि उसमें होनी चाहिए। And then appendix, as I said, कि इसमें सारे के सारे supporting documents होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट से आप प्रूव करना चाहते हैं अपनी बात को, वो यहाँ पे होता है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि आपने जो भी बिजनेस प्लान बनाया है, वो बिजनेस प्लान आप जो बता रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए आपने कहाँ से डेटा गैदर किया, रिसर्च क्या किया, आपने कोई सेक्शन स्टडी किए, आपने लीगल अग्रीमेंट बना के रखे हैं, आपने डीलर्स के साथ ऑलरेडी डील कर रखी है। ये सब चीजें ऐड करती है आपके इन्वेस्टर्स को आप पे भरोसा दिलाने। तो ये बेसिकली इन डिटेल था कि बिजनेस प्लान में क्या क्या होना चाहिए। अब अगले टॉपिक की यदि हम बात करते हैं, तो अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हम बिजनेस प्लान में लिखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे काम करने वाले हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्मार्ट होने चाहिए। इसके बारे में आपने कई जगह पे पढ़ा होगा। स्मार्ट गोल्स विच इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव आप रख रहे हैं वो स्पेसिफिक हो, वो इतना फैला हुआ ऑब्जेक्टिव ना हो कि वो उसको विजुअलाइज ना कर पाए, देख ना पाए उसको। मेजरेबल, जो भी आपने टारगेट रखा है उसको मेजर तो करते आना चाहिए, वरना फिर आप कैसे पता करेंगे कि आप सक्सेसफुल हुए या नहीं। जो आपने टारगेट रखा है मैं 1 साल में 100 करोड़ की सेल करूंगा, अरे कैसे करेगा? वो उसका प्लान नहीं, अचीवेबल वो लग नहीं रहा, तो फिर वो आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा? नहीं, रिलेवेंट होना चाहिए।
क्या रिलेवेंस? कि मैंने बोला कि चलो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाला हूँ, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अमिताभ बच्चन को एज ए ब्रांड एम्बेसडर लेके आऊं। या फिर मैं बोलूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ी हीरोइन को ब्रांड एम्बेसडर बना के लाऊंगा। अब वो क्वेश्चन ये है कि उस हीरोइन का, उस अमिताभ बच्चन का आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या लेना देना है? तो क्या आपके कोचिंग में अमिताभ बच्चन आके गए इसीलिए क्या आपके लोग पढ़ने के लिए आ जाएंगे? क्या रिलेवेंट है क्या? मतलब आपको अल्टीमेटली ये सोचना है कि इज इट रिलेवेंट, जो भी ऑब्जेक्टिव रखा है आपने। इतना पैसा आप उधर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका डायरेक्ट फायदा है क्या? एंड टाइम बाउंड, कितने समय में? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके लगाए हुए पैसे को वापस कितने समय में वो कमा पाएंगे, ये उनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कितने टाइम में पूरे होंगे, ये उनको एक टाइमलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना बोलोगे मुझे करना तो है बट कब करूंगा मुझे भी नहीं पता। तो जिसको खुद ही नहीं पता वो दूसरे को क्या गाइड करेगा? तो क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने जरूरी है। ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। स्मार्ट से रिलेटेड काफी सारे वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। सो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स विच हैज टू बी स्मार्ट। अब ऑब्जेक्टिव्स जो आपने डिफाइन किए हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरीज: फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको अलग अलग टारगेट करके लिखने हैं वहां पे। तो यू हैव टू मेंशन कि आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आपके रेवेन्यू के टारगेट क्या है। वैसे ही आपका सेल्स का टारगेट क्या है। अब ये देखो आपस में कनेक्टेड होंगे, ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड नहीं होंगे। थोड़ा बहुत कनेक्शन होगा ही। यदि वो बोलेंगे कि आप इतनी सेल्स टारगेट कर रहे हो, सपोज 100 का कस्टमर बेस है, और 100 के कस्टमर बेस में आपने 10 लोगों को खुद सेल किया, इसका मतलब आपका मार्केट शेयर हो गया 10%। अब ये 10 कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपके गोल्स क्या है? कस्टमर एक्विजिशन, ये आपको देना पड़ेगा। इस 10% के रेवेन्यू में, जो भी आपको 10% का रेवेन्यू मिला, उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और कितना बचा पैसा, अब आगे और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये सब आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। वो कनेक्शन होना भी चाहिए, और इसीलिए वो सोच के करना पड़ता है। डायरेक्टली कुछ भी मन से नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप सोच के करते हो, 10 रुपए का पेन है, 100 करोड़ की सेल करूंगा, तो इट इज अ नेचुरल कंसिडरेशन कि आप 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, इतना क्वांटिटी सेल करने वाले हैं। अब इतना क्वांटिटी कहाँ सेल करोगे? आप इतना बेचोगे तो दूसरे क्या बेचेंगे? ये सब चीजें उनके दिमाग में आती हैं, इसीलिए क्लियरली उसको रखना जरूरी। आपने अचानक से बोल दिया 100 करोड़ रुपए का, क्या इतना आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है? इज इट स्केलेबल? एफिशिएंसी, आप जो बोल रहे हो कि मैं 10 रुपए का एक पेन बनाता हूँ, बनाने में मुझे 5 रुपए लगते हैं, तो क्या वो सच में आप 5 रुपए का इतना आपके पास एफिशिएंसी है कि आप बना पाएंगे इतने रुपए? मतलब ये सब चीजें आपको, ऑब्जेक्टिव्स जब आप लिखते हो तो वो आपस में वेल कनेक्टेड होने चाहिए, और आपस में एक दूसरे को कॉम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो इट इट शुड नॉट बी कि वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, कि एक टारगेट मीट हो गया तो दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं। इट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, सपोर्टिंग ईच। ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव्स होने डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, रिसोर्स अलोकेशन में हेल्प करते हैं। इतना सब आप प्लानिंग करते हो, कौन क्या करेगा, तो जाके कहीं ना कहीं आपके रिसोर्स प्रॉपरली आप अलोकेट करते हो। किस चीज को कहाँ पे लगाना है वो मेजर करते हो, और आपकी बेंचमार्किंग, यानी कि एक टारगेट सेट हो जाता है कि हाँ ठीक है, इतना करेंगे, इतना होगा, दिस इज व्हाट इट इज। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू अस। देन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स के बाद यदि मार्केट एनालिसिस को ब्रीफ में देखें, मार्केट एनालिसिस में क्या करें? तो जैसा कि मार्केट एनालिसिस में हमने देखा था कि टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट क्या है? डेमोग्राफिक्स, एज, इनकम ग्रुप, एजुकेशन, जेंडर, ये सब चीजें डेमोग्राफिक्स में आती है। साइकोग्राफिक, मतलब आप सेल करने जा रहे हो एक छोटे से गांव में, स्कर्ट सेल करने जा रहे हो। अब वो उनका उनका साइकोलॉजी ही नहीं है उस चीज का, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपका आइडिया क्या है? फिर आपने टारगेट मार्केट को कन्विंस करने के लिए क्या किया? इस तरीके से ये सब चीजें मार्केट एनालिसिस का पार्ट होंगी। मार्केट साइज, ग्रोथ पोटेंशियल, बाइंग पैटर्न्स, ये सब आपको उनको बताना पड़ेगा कि कितना साइज है। जैसे कि अपना ऊपर का एग्जांपल चल रहा था, मार्केट साइज 100 का है,
100 से कितना हो सकता है, तो बोले ये 100 से 150 तक जा सकता है। अभी तक क्यों नहीं गया, तो सेल करने वाले थे नहीं। 150 तक जा सकता है। कितना फ्रिक्वेंटली बाय करते हैं लोगों का, अभी ये सबका एनालिसिस आपको करके देना पड़ता है। यदि रिपोर्ट ऑथेंटिक कंपनी से ली गई है तो वैलिड है। नहीं ली गई है, आपका खुद का रिसर्च है, तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि कैसे आपने डेटा कलेक्ट किया और कैसे अचीव। देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस में क्या, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या, मार्केट में कॉम्पिटिटर की पोजीशन क्या, ये इंपॉर्टेंट है। कोई मार्केट लीडर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके होते हुए आप मार्केट में जो सेल सोच रहे हैं, क्या आप कर पाएंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका बिजनेस शुरू होगा तो वो कैसे, ये आपको सब सोचना पड़ता है पहले। आप डायरेक्टली मार्केट में उतरने के बाद नहीं सोच सकते, क्योंकि मार्केट में उतरने के बाद यदि आपने मार्केट में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, इसका मतलब आप प्रोडक्शन में पैसा लगा चुके हो, आप एम्प्लॉय हायर कर चुके हो, सारा खर्चा कर चुके हो, और अब कॉम्पिटिटर ने क्या किया, आपको मार्केट से बाहर करने के लिए बस अपनी प्राइस आधी कर दी 1 साल के लिए। अब 1 साल के लिए उसने प्राइस आधी कर दी, लोग उसी को खरीद रहे हैं, आपको खरीद नहीं रहे। आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप प्राइस कम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप पैसा डाल चुके हो। अब आप फंस गए। और कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा डीप पॉकेट से, जियो है वो, जैसे कि उसने 6 महीना फ्री दे दिया, तो उसने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा लॉस हो रहा है, मुझे चले। तो बाकी के कॉम्पिटिटर्स तो आउट हो जाते हैं, ये जो भी अलग अलग काम कर रहे थे, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सब अब इनको कहीं ना कहीं मिक्स होना पड़ गया ना, उनको मिलना पड़ गया, क्योंकि जो सामने आ गया है वो अपने तरीके से खेल रहा है। तो दैट इज व्हाट द थिंग इज, कि वो अपना काम करेगा, आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आता है। देन कम्स मार्केट ट्रेंड्स। तो फ्यूचर ट्रेंड्स या अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हो सकता है वो स्कर्ट आज नहीं पहन रहे हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल पास में आ चुका है, और वहां पे बच्चे के जाने की वजह से, उनकी यूनिफॉर्म की वजह से लोगों में वो ट्रेंड आ रहा है, समझ रहे हैं लोग। So that can be a case. Okay. So मतलब this is how it has to be dealt and this is how it has to be understood कि मार्केट ट्रेंड्स क्या होंगे, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं क्या, ये सब चीजें मार्केट ट्रेंड्स में आती है, आपको वहां पे डालना। प्रोडक्ट आइडियाज एंड कैपेबिलिटीज, जो कि हमने देखा था, एक और स्टेप है कि उसमें आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन्ड है, यू कैन पॉज एंड रीड इट, कि आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सच एज फंडिंग, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड पर्सनल वगैरह, लेवरेज द कोर कैपेबिलिटीज एंड टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने रिसोर्सेज को यूज कैसे कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी कोर कैपेबिलिटीज को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे अलोकेट कर रहे हैं, टीम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये सब चीजें आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। आपके पास क्या क्या है और आपकी कैपेसिटी क्या है। किसी ने बोला कि मेरे पास तो, मेरा बिजनेस छोटा है, फॉर एग्जांपल बिजनेस प्लान बना के ले गए, और आपने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने इसको प्रमोट करने का मेरे को अप्रूवल दिया है, ये उसका साइंड लेटर। अब ये एक ऐसा रिसोर्स हो गया, ये कैपेबिलिटी ऐसी हो गई कि हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को डिमांड शायद डायरेक्टली उतनी ना आती, बट अब आपके पास इतना बड़ा रिसोर्स है क्योंकि वो आपका दोस्त है, तो दैट कैन हेल्प, और वो अग्री भी करे। सो दिस कैन हेल्प दैट आईडी। ओके। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि हाउ दिस ब्रांड्स एंड कोहली, धोनी, बच्चन, शाहरुख खान, ये सब कैसे प्राइजेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, और वो यू यू कैन गो एंड read from that, you can go and listen to the views of that video. It has not to do with this entrepreneurship, this is a general topic. So then आई थिंक ये रिपीट हो रहा है वापस से। सो प्रोडक्ट आइडिया एंड स्ट्रेटेजी, देखो ऊपर का जो दिया था ना, अभी यहाँ पे जो नोट्स थे शॉर्ट में थे, यहाँ पे जो नोट्स थे वो शॉर्ट में थे, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखी थी उसकी। अब यहाँ पे नीचे उसी कॉन्सेप्ट की डिटेल्स लिखी है कि आप क्या करेंगे। तो अब जैसे प्रोडक्ट आइडिया स्ट्रेटेजी, तो उसमें क्या क्या आएगा, प्राइसिंग आएगी, पोजीशनिंग आएगी, फीचर्स आएंगे, मतलब ये आपको उसके बारे में लिखना है, ये ऊपर नहीं दिया था। ठीक है। आउटलाइन द गो टू मार्केट स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मतलब सारे पीस आपने कवर कर लिए। ठीक है। तो 4 पीस है वो यहाँ पे आपको मेंशन करते हैं। स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस, अब किसी कंपनी के पास स्ट्रेटेजिकली सोचने की यूनिक कैपेबिलिटी होती है, उनके एसेट्स वैल्यूएबल होते हैं, जिस तरीके की टीम उनके पास होती है वो उनके लिए वैल्यूएबल एसेट्स। तो आपके पास क्या रिसोर्सेस है, ये आपको बताना है। एक ये एक और मॉडल है, जैसे स्मार्ट मॉडल होता है,
तो वैसे वो बोलते हैं कि रैरिटी, इमिटेबिलिटी, नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। तो ये वाला ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ये चारों के चारों एट्रीब्यूट्स हैं आपके स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज के। आपको ये समझाना पड़ेगा कि हम जिस तरीके से स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं वो रेयर है, वो हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। इमिटेबल मतलब इमिटेट नहीं की जा सकती इतनी आसानी से। हमारे पास जो बेनिफिट है जगह का, वो जगह का बेनिफिट हर कोई नहीं ले पाएगा। नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आप कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हम जो दे रहे हैं वो उसको सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है डायरेक्टली। ड्यूरेबल मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चलेगा, ये स्ट्रेटेजी चलेगी। ये उनको बताना होता है कि ड्यूरेबिलिटी कितनी है, रेयरिटी। देखो ये ना बेसिकली आप देखोगे यदि ये मॉडल जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा मॉडल इस पे डिपेंडेंट है। जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, उसको कहाँ पे क्या क्या डाउट आ सकते हैं, और उन डाउट्स को पहले से ही अपनी तरफ से रिजॉल्व करके हमने सामने रख दिया। दिस इज व्हाट दिस द स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस आर ऑल अबाउट। ओके, सो प्लीज प्लीज रीड दिस केयरफुली। आप इसको पॉज कर लें, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन में एक बार चला देता हूँ यहाँ से। यू जस्ट गो थ्रू दिस। ओके, अगर आई ट्राई, और इसके पीडीएफ का ही कॉपी एक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सो यू जस्ट रीड दिस केयरफुली पॉज करके कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, और इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, यू जस्ट रीड इट सो दैट इट विल गिव यू अ एडेड एडवांटेज। ओके, ठीक है। ये है ट्रिब्यूट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, स्टडी अबाउट दिस। बिजनेस प्लान, अभी ये समरी में एक बार रीड कर लेता हूँ। A business plan serves as comprehensive tool. Comprehensive मतलब complete tool for outlining the ventures, strategy and objective. आपकी कंपनी के स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव्स को एक डिटेल में लिखने का नाम बिजनेस प्लान है। मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज आर क्रिटिकल कंपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट एनालिसिस में भी, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल। Critical components that enable the venture to make informed decision and achieve its goals. अपने गोल को अचीव करने के लिए जो इन्फॉर्म डिसीजंस उनको लेने हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक ही जगह पे सब कुछ। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, इनोवेटर और इमिटेटर स्वॉट एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस। मतलब आउटर एनवायरमेंट को, इंटरनल एनवायरमेंट को स्टडी कैसे करते हैं, ये हम लेक्चर नंबर 25 में देखेंगे। ये बिजनेस प्लान का यहाँ पे टॉपिक एंड हुआ है। जहाँ भी डाउट हो आप पॉज करके देख सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।